रुपया गिरेगा तो स्टॉक मार्केट भी नहीं बचेगा। अगर रुपी ज़्यादा तेज़ी से डिप्रिसिएट करता रहेगा तो उसका बहुत नेगेटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता रहेगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कि रुपी को आखिर हो क्या गया है, इतनी तेज़ी से ये क्यों गिर रहा है। लास्ट 1 ईयर में 12% के आसपास गिर गया है और इसे स्टेबल करने के लिए आरबीआई या फिर गवर्नमेंट क्या कदम उठा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका हार्ड एंड मनी स्टॉक मार्केट्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है तो ऑफ कोर्स ये सब आपको जानना चाहिए ताकि फ्यूचर का रफ आइडिया आपको मिल सके कि क्या होने जा रहा है। अब रुपी पे आते हैं तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि लास्ट 1 ईयर में अबाउट 12% के आसपास गिर चुका है और जिस तरह से ये चल रहा है उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में ही और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। एक तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे ना कि FIIs क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने भी कई बार कवर किया है। तो देखिए दो बहुत बड़े रीज़न है। एक सबसे बड़ा रीज़न जो कि जनरली हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं वो है AI ट्रेड। इंडिया में AI ट्रेड नहीं है, बाहर US में है, ताइवान में है, साउथ कोरिया में, तो वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि सही बात है AI ट्रेड तो है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर 100% पैसा तो AI ट्रेड में इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, थोड़ा बहुत तो बाहर ज़रूर रखेगा। और पहले ही मैंने बताया कि इंडिया जो स्टॉक मार्केट है वेल डाइवर्सिफाइड है। साउथ कोरिया में सिर्फ 2 कंपनी है जहाँ की पैसा बन रहा है, उसी तरह से ताइवान में सिर्फ 1 कंपनी है। इंडिया में तो बहुत सारा कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा तो इंडिया में एटलीस्ट दे दो, या तो बेचना तो बंद कर लो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर तो इंडिया में रखो। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रुपी डिप्रिसिएशन। आपको पता है ना, बाहर से पैसा आ रहा है, US डॉलर्स में आ रहा है, रुपी में कन्वर्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो उसको फिर से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न्स बहुत कम हो जा रहा है। 12% डिप्रिसिएट कर गया 1 साल में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई FIIs का पैसा इन्वेस्टेड है तो उसका जो डॉलर टर्म्स में रिटर्न होगा वो 12% घट जाएगा। मान लीजिए स्टॉक मार्केट ने 12% का रिटर्न दिया, हमारे लिए तो 12% का रिटर्न हम इंडिया में है, लेकिन जो FIIs है डॉलर टर्म्स में अगर उसको कन्वर्ट करेगा तो उसका रिटर्न 0 हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट का तो 12% भी ओवरऑल रिटर्न आजकल नहीं आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव रिटर्न उनके लिए हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखिए एक जो रुपी इतना तेज़ी से गिर रहा है उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर क्या होगा कि भाई करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा बढ़ता जाएगा, बहुत कम 1% के आसपास ना, ये 2% से भी ऊपर चला जाएगा इसी तरह से अगर ये प्रॉब्लम बना रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? कि पहले शुरू से ही हमारा क्या रहा है कि भाई इंपोर्ट ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट कम रहा है, तो वहाँ तो हमेशा ही हमारा प्रॉब्लम रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम बढ़ गया इसलिए क्योंकि इंपोर्ट सही बात है हम उतना ही कर रहे हैं लगभग, ठीक है, लेकिन प्राइस सबका ऊपर चला गया। जैसे क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया ना, 50-60% ऊपर चला गया, और सबसे ज़्यादा तो हम क्रूड ही इंपोर्ट करते हैं। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा पेमेंट हमें करना पड़ रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है वैल्यू टर्म्स में। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। और गोल्ड तो प्रॉब्लम है ही है, आप लोग से कई बार मैं ये डिस्कस कर ही चुका हूँ, लेकिन हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड ही है। तो यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा हाई रेट पे क्रूड लोगे तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता जाएगा। देखिए इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ ना, जैसे हम तो रुपी में यहाँ पे कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन जब आप बाहर से सामान खरीदने जाओगे तो रुपी में आप पेमेंट नहीं करोगे, कोई नहीं लेगा आपका रुपी, ठीक है। वहाँ पे आपको US डॉलर्स में पे करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी भी ट्रेड होता है वर्ल्ड में US डॉलर्स में ही होता है। तो आप रुपी से US डॉलर में कन्वर्ट करके उसे पेमेंट करोगे। तो यहाँ रुपी बहुत कमज़ोर है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो उसके कारण पेमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा US डॉलर्स निकलेगा इंडिया से, तो वहाँ पे क्या होगा, जब डॉलर ज़्यादा निकल रहा है तो डॉलर कम हो रहा है, जिसके कारण डॉलर का डिमांड और बढ़ेगा। उसके कारण डॉलर रुपी के मुकाबले अप्रिसिएट करता जाएगा और रुपी गिरता जाएगा। उसी तरह से FIIs भाग रहे हैं, तो FIIs भी डॉलर लेकर ही भागेंगे ना। रुपी में ठीक है इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कन्वर्ट डॉलर में करके ले जाएंगे, बाहर रुपी नहीं ले जाएंगे ना, डॉलर ही ले जाएंगे। तो वहाँ भी वो कन्वर्ट होकर जा रहा है, तो डॉलर बाहर जा रहा है, तो ऑफकोर्स डॉलर जितना ज़्यादा बाहर जाएगा इंडिया में डॉलर का थोड़ा उसके कारण कमी होगा और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। उसके कारण डॉलर और ज़्यादा अप्रिसिएट करेगा रुपी के मुकाबले, और रुपी डिप्रिसिएट करेगा डॉलर के मुकाबले। और ये जो रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है उसका बहुत बड़ा डेंजर क्या है कि आजकल हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि जो कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ है इम्प्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में तो थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बना रहा रुपी का डिप्रिसिएशन तो यहाँ भी प्रॉब्लम दिखने लगेगा। देखिए बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में है ना जो कि इंपोर्ट करती हैं बाहर से रॉ मटेरियल, उससे वो अपना सामान बनाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं या फिर गोल्ड सिल्वर ही इंपोर्ट करते हैं, और भी तो बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं ना।
तो ये कंपनी जो इंपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारा रुपये गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा होता जा रहा है। पहले जो सामान वो 100 करोड़ में मंगाता था, अब पता चला कि उसके लिए 150 करोड़ देना पड़ रहा है उसको, या 120 करोड़ या फिर 110 करोड़, डिपेंड करेगा, लेकिन अब पहले से तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है कंपनीज़ का, जो भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट घट जाएगा, मार्जिन घट जाएगा। तो इसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस पे भी इसका बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अगेन अगर ये सब होता है तो हम झेल लेंगे, लेकिन अगर ये कुछ और महीनों तक चला तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यूएस में इंटरेस्ट रेट अभी क्या है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़, अगर 10 ईयर जीसेक देखेंगे तो 4.6% के आसपास जा चुका है, और उसका 30 ईयर का पेपर देखेंगे, 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड, तो 5% से भी ऊपर जा चुका है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही नेगेटिव है उसके लिए। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है एक स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है ना, सेफ़ माना जाता है वहाँ पे। तो अगर एक सेफ इकोनॉमी आपको 4.6%, 5% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहीं डालेंगे ना। इंडिया में क्यों डालेंगे? इंडिया में रफली आपको 7% मिल रहा है, लेकिन इंडिया क्रेडिट रेटिंग तो बहुत ख़राब है, यूएस के मुकाबले तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स ज़्यादातर पैसा वहाँ जाएगा, इंडिया में पैसा कौन लेगा? क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। पहले ये जो इंडिया और यूएस का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल देखते ना, 4%, 5% के रेंज में रहा करता था। अब कितना है उसका? है कितना 10 ईयर है उसका? 10 ईयर है 4.5%, हमारा है 7% के आसपास। तो 2.5% का डिफरेंशियल रह गया है। और क्रेडिट रेटिंग में देखिए कितना डिफरेंस है, उसका है AAA, AA+, हमारा है BBB माइनस। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऑफ कोर्स इकोनॉमी तो वो दूसरे लेवल का यूएस। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे लिए, तो हमारे यहाँ ऑफ कोर्स यूएस डॉलर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यूएस डॉलर्स कम आएंगे, तो रुपये और ज़्यादा वीक होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखें। अब है कि ठीक है प्रॉब्लम तो है, चल रहा है, आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि क्या गवर्नमेंट या आरबीआई कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है कर सकते हैं। जैसे आरबीआई का अगर बात करें ना कि आरबीआई क्या क्या कर सकता है, तो देखिए आरबीआई तो एक चीज़ तो हमेशा करता आ रहा है, अभी भी करता है, आगे भी करता रहेगा, हमेशा करता है आरबीआई, वो है यूएस डॉलर्स को बेचना। यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बेचोगे तो डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का डिमांड थोड़ा कम होगा, रुपये आरबीआई खरीदेगा और डॉलर बेचेगा, जिसके कारण आपका जो रुपये है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, तो आरबीआई हमेशा ये करता है, जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है तो आरबीआई यही करता है ताकि जो तेज़ी से गिर रहा है उसको थोड़ा रोका जा सके। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, जिसको हम बोलते हैं 700 बिलियन डॉलर, वो धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि डॉलर वहीं से बेचा जा रहा है ना, वही फॉरेक्स से बेचा जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी करना तो ठीक बात है, किया जा सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन इसे आप हमेशा लगातार नहीं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा करते रहेंगे तो आपका वो धीरे जो फॉरेक्स है तेज़ी से घटने लगेगा और फिर इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये कभी कभी का फिक्स ठीक है, हमेशा इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा दो आप। मैंने ऑलरेडी बताया आपको ना कि इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल है यूएस के साथ बहुत कम हो गया, तो ठीक है भाई, अगर डिफरेंशियल कम है हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब यहाँ से 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये जो डिफरेंशियल कम हो गया फिर से ज़्यादा हो जाएगा, एफआईआईज फिर से आने लगेंगे, यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है क्रेडिट रेटिंग तो थोड़ा डाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो थोड़ा पैसा इंडिया में डाल देते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट रेट अगर आप ज़्यादा बढ़ाने लगोगे तो पूरे इकोनॉमी में स्लो डाउन का रिस्क हो जाएगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोन्स है वो महंगा हो जाएगा ना। कंपनी भी अगर लोन लेने जाएगा ग्रोथ के लिए तो महंगा लोन है, कम लेगा या नहीं लेगा, या फिर किसी ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। या फिर हमारा जो कंज्यूमर्स है, मान लीजिए किसी को घर खरीदना है या फिर किसी को कार खरीदना है तो उसमें भी कमी आ जाएगा, यार बहुत महंगा लोन है बाद में खरीदेंगे, तो पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा, कंजम्पशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ऑफ कोर्स मजबूरी में बढ़ाया जाता है, कोई उपाय नहीं है, तब आपको बढ़ाना ही है। लेकिन इसका फ़ायदा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका नेगेटिव असर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बिल्कुल लास्ट में ये किया जाता है। तो फिलहाल इसका नौबत
नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब 6% के आसपास इन्फ्लेशन जाने लगेगा ना, तब जाके आरबीआई यहाँ पे सीरियसली सोचेगा कि नहीं अब ये करना ही पड़ेगा मजबूरी में। फिर एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी ही ख़त्म कर दीजिए रुपये का बहुत टाइट कर दीजिए, मतलब रुपी सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल निकाल लीजिए ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है आरबीआई, सीआरआर बढ़ा दो आप, तो सिस्टम से रुपी सेकंड कर लो। लेकिन इसका अगेन इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये सब जो ऑप्शंस हैं ना, ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया, खासकर लास्ट 2, ये सब देखिए बिल्कुल कोई उपाय नहीं बच रहा है ना, तब जाके करना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि इकोनॉमी पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। एक और ऑप्शन है जो कि पहले हमने किया है, जिसको किया जा सकता है, ठीक है, वो है डॉलर डिपॉजिट स्कीम स्टार्ट करना ना। 2013 में हमने किया था FCNR डिपॉजिट्स। जो NRI होते हैं बाहर, इंडिया में से बाहर जो रह रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाए। मतलब अभी जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो उनको, ठीक है। तो वो डॉलर मिलाकर अपना यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, डॉलर डिपॉजिट, तो उससे डॉलर बढ़ेगा इंडिया में, ठीक है। इससे भी रुपी को स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बाहर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। US में कितना ज़्यादा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर वो आएंगे यहाँ पे। तो ये किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसके साथ एक प्रॉब्लम फिलहाल ये दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि बाद में जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो ये ऑप्शन है आरबीआई के पास, जिससे कि किया जा सकता है। अब है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, क्योंकि दोनों को मिलकर देश चलाना पड़ता है ना। तो एक तो फिस्कल पॉलिसी देखता है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हेल्प करता है, और आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक तो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम क्रूड ही बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कम कर दिया जाए। अगर वो कम हो जाए तो सोल्यूशन निकल जाएगा। या गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कम कर दिया जाए। तो क्रूड का जो इतना ज़्यादा इंपोर्ट है उसको कम करने का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। एक तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 ना 20% हम मिला रहे हैं इथेनॉल, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, इसको आने वाले समय में शायद और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इंपोर्ट थोड़ा कम होगा। फिर एक और बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, कोल गैसिफिकेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सॉलिड कोल है या लिग्नाइट है ना, उसको सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे भी अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। लेट्स सी अगर कुछ सालों में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। उसका बाद ऑफकोर्स EV पुश किया जाए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये सब किया जाए बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी प्रॉब्लम है रुपी पे, अभी का प्रॉब्लम हम ना 4 साल 5 साल 10 साल बाद उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, अभी सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सब अच्छे तरीके हैं जो कि लगातार हमें करना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली हेल्प नहीं करेगा। फिर एक और सॉल्यूशन क्या है गवर्नमेंट के सामने कि भाई ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए ना, IT फार्मा एक्सपोर्ट और बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो पेमेंट होगा हमें डॉलर टर्म्स में पेमेंट होगा, तो वो भी हमारे रुपये को अच्छा खासा स्ट्रेंथ देगा। लेकिन अगेन ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तुरंत नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा FDIs को लाया जाए इंडिया में ना, जो हमारे रेगुलेशंस है उसको सिंपल किया जाए, जो टैक्सेशन है उसको ठीक किया जाए ना, लैंड लेबर रिफॉर्म्स लाया जाए, और ज़्यादा अप्रूवल ज़्यादा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा FDI आएगा तो ऑफकोर्स US डॉलर टर्म में आएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को हमेशा लगे रहना हो, ये नहीं कि कुछ समय किया फिर बंद कर दिया, ये हमेशा के लिए है, कंटिन्यूटी हमेशा करते रहिए, ताकि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ना, इस तरह का प्रॉब्लम्स हो ही नहीं, ठीक है। और FDI तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसे स्टिकी कैपिटल माना जाता है, क्योंकि जब FIIs पैसा लाते हैं ना, जब स्टॉक मार्केट में, वो जब मन किया भाग गए, पूरा पैसा निकल गया एक साथ, हॉट मनी उसको बोलते हैं। जबकि जो FDI है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है इन्वेस्टमेंट, तो वो देर तक टिकता है, कई सालों तक टिकता है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कैपिटल का, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। एक और तरीका क्या है गवर्नमेंट कर सकता है ना, जो PSUs हैं इंडिया में ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको बोले कि भाई तुम लोग जाकर बाहर बॉन्ड इशू करो, ठीक है। जैसे US में जाकर बॉन्ड इशू करो, तो वहाँ से जब बॉन्ड इशू करोगे तो पैसा रेस, वहाँ जो पैसा मिलेगा US डॉलर्स में मिलेगा, तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा US डॉलर्स आएगा, जिसके कारण भी रुपये का जो डिप्रिसिएशन है वो कम होगा। तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो वैसी PSU कंपनी जो कि कैश फ्लो रिच है ना, काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज,
बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, तो वो जाकर रेस कर सकती हैं। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत क्या है कि भाई बाहर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उससे बड़ा बात है कि रुपये लगातार गिर रहा है। आपने रेस कर लिया, ठीक है, लेकिन बाद में जब आपका पेमेंट का समय आया तो पता चला कि रुपये और ज़्यादा गिरा हुआ है, तो पेमेंट और ज़्यादा बढ़कर आया, जिसके कारण जो आपके ऊपर जो लायबिलिटी आएगा ना वो बहुत बढ़कर आएगा। तो देखिए ये भी एक सॉल्यूशन लेकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी मैंने बताया इससे देखिए पता ये चलता है कि अभी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसे कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है, रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के पास ऑप्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं। आरबीआई और गवर्नमेंट को जैसे ही लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा और उसके बाद ये जो इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है उसे काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम आया है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो मोस्टली इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस किया, वो तो हमेशा चलता रहेगा, वो तो रोकना ही नहीं है ना, ताकि आने वाले 10-15 साल के बाद हमें इस तरह का प्रॉब्लम ही नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, लड़ाई के कारण हो रहा है, और ये ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तुरंत आना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी इस तरह का शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। अगर जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ेगा तो आप देखेंगे गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की तरफ से कदम उठाया जाएगा और फिर इसे जो इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है उसे काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रुपी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरना तो ख़राब ही है, थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट कर रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिप्रिसिएशन क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। अब यूएस का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, डेवलप्ड कंट्री है, आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्री है, तो दोनों का इंटरेस्ट रेट बराबर नहीं होगा ना, इंटरेस्ट रेट हमेशा डिफरेंस होगा और उसके कारण जो करेंसी है उसमें भी डिफरेंस रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन जो कि अक्सर होता है उसमें दिक्कत नहीं है ना, 2-3% का डिप्रिसिएशन साल में अगर हो जाता है चलेगा, लेकिन 10% 12% एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा तो हमें रोकना होगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रुपी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बुरी तरह से हिट कर जाएगा ना। आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जब रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है तो उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब रुपी अप्रिसिएट करेगा तो उनको प्रॉब्लम होने लगेगा, ये देखना है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर रुपी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वहाँ पे जो इंपोर्ट होगा बहुत सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। इंपोर्ट सस्ता का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा चीज़ बाहर ना, वहाँ से आप पूरा कंट्री में आने लगेगा और इंडिया में जो चीज़ें बन रही हैं वो महंगा हो जाएगा ना। बाहर से सस्ता सस्ता सामान आप लाने लगोगे तो इंडिया में वही सामान जो बन रहा है वो थोड़ा महंगे रेट पे बिक रहा है, उसको कोई खरीदेगा नहीं, सब कोई बाहर का सामान ही खरीदना शुरू कर देगा। तो इंडिया में जो कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हर एक चीज़ का प्लस और माइनस होता है जिसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप रुपीस के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिला होगा इन डिटेल से। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन करें, आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।